रिसेंटली चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज के लिए एक जीरो टैरिफ पॉलिसी निकाली। इसका मतलब है कि अब अफ्रीकन इंपोर्ट्स पर चाइना के अंदर कोई भी टैरिफ नहीं लगे। अब यहाँ पर चाइना ने बोला कि सब अफ्रीकन कंट्रीज को फायदा मिलेगा एक्सेप्ट वन। तो ये एक अफ्रीकन कंट्रीज कौन सा है? इसका नाम है इस्वातिनी। इस्वातिनी ने दरअसल में वन चाइना पॉलिसी का वॉयलेशन किया है। इसने ताइवान को रिकॉग्नाइज भी कर लिया है और साथ में उसके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मेंटेन करके रखे हुए हैं। जिस बात से चाइनीज चिढ़ गए हैं तो उन्होंने इसको अपने जीरो टैरिफ पॉलिसी से बाहर निकाल दिया है। अब हम सोचेंगे कि चाइना इतना दयालु कब से हो गया जो अफ्रीकन कंट्रीज को अपने यहाँ पर इंपोर्ट्स उनके अलाउड कर रहा है और वो भी जीरो टैरिफ। देखिए, इसमें चाइना की ही जीत है और चाइना एक स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा है। जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी 1980s 90s में, जब वहां के प्रेसिडेंट डेंग जियाओपिंग हुआ करते, तो उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था अगर मिडल ईस्ट के पास में ऑयल है तो चाइना के पास में रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। उनका सीधा सा कहने का ये मतलब था कि आने वाले टाइम में चाइना अपनी मोनोपोली क्रिएट करने वाला है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, क्योंकि वो जानते थे जिस तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सब में, तो उस लेवल से आने वाले टाइम में उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर कंट्रोल, उनके सप्लाई चेन्स के ऊपर कंट्रोल जरूरी चाहिए होगा। लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि चाइना के पास केवल 30 से 40% ही दुनिया के और रेयर अर्थ के रिजर्व्स हैं। अब बाकी प्रोडक्शन वो कहाँ से लेके आएंगे, बाकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो कहाँ से ले आएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था। तो आखिरकार इतने सालों में चाइना ने किया क्या कि दुनिया में आज 80 से 90% प्रोडक्शन के ऊपर चाइना की मोनोपोली है रेयर अर्थ। तो बाकी का प्रोडक्शन कहां से लेके आ रहा है चाइना? और ये बाकी का प्रोडक्शन आ रहा है अफ्रीकन कंट्रीज से। यही सबसे बड़ा यहाँ पर इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। तो चाइना ने यहाँ अफ्रीकन नेशन में किया क्या? माइनिंग की और प्रोसेसिंग की। यही दो बड़े फैक्टर्स हैं चाइना के, जो चाइना को आज 85 से 90% ग्लोबल का रेयर अर्थ का प्रोडक्शन करवाते हैं। ये क्या करते हैं, वहां पर रॉ मटेरियल्स वहां से लेके आते हैं। रॉ मटेरियल्स को लाने के बाद चाइना के अंदर उसको फाइनल प्रोडक्ट्स में और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। उसको कन्वर्ट करने के बाद में, उसके महंगे प्रोडक्ट्स बनाने के बाद में उसको एक्सपोर्ट वापस कर देते हैं दूसरे कंट्रीज में। शुरुआत के 2000 के बाद से ही चाइना ने अफ्रीका में स्ट्रेटेजिक असेट्स बनाने शुरू कर दिए थे। वहां पर बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जब दूसरे देश के लीडर्स ये भी नहीं जानते होंगे ढंग से, उनको पता भी नहीं होगा कि रेयर अर्थ की आने वाले टाइम में कितनी जरूरत है, तब चाइना अपना अफ्रीका के अंदर बेस बना रहा था। अब चाइना ने वहां पर किया क्या? सबसे पहले तो माइनिंग की खदानें जो थी वहां पर, उनके ऊपर अपना सीधा कंट्रोल बनाया। जैसे कि कोंगो में कोबाल्ट और कॉपर की इतनी सारी खदानें हैं, उनके ऊपर चाइनीज कंपनी को वहां पर उन्होंने एक्वायर किया उन खदानों को और उनके ऊपर अपना सीधा सीधा कंट्रोल लिया। जिम्बाब्वे में लिथियम आप जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में यूज होता है। नामीबिया में रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग का भी काम होता है, वो भी चाइनीज कंपनीज ही कर। और दूसरा फैक्टर इसमें आता है प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग का, जो कि चाइना का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि रो जो ओर निकलता है अंदर से, तो उसको यूसेबल केमिकल्स में बदलना और उसको एक रेयर अर्थ एलिमेंट जिनको हम यूज कर सके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, उनमें कन्वर्ट करने के लिए हमको प्रोसेसिंग यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये चाइना बखूबी कर रहा है। बल्क में, स्केल में उनके पास फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं। तो वहां से अफ्रीका से रॉ मटेरियल लाता है और उसको प्रोसेस करने के बाद में उसको एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पर चाइना के पास सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो उसको लाए कैसे। लॉजिस्टिक और पोर्ट्स की प्रॉब्लम थी, जिसको चाइना ने सोल्व किया। जिबूटी के अंदर उन्होंने पोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। हम सब जानते हैं मिलिट्री बेस भी है चाइना का जिबूटी के अंदर। रेड सी एक पॉइंट था, चोक पॉइंट, जिसको चाइना को डर रहता था कि अगर ये बंद हो गया तो हमारा रेयर अर्थ की सप्लाई बंद हो जाएगी। मोम्बासा पोर्ट को उन्होंने फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का चाइनीज फर्म्स के पास में है, तो वो एक सिक्योर सप्लाई चेन बन गई उनकी। चौथा पॉइंट आता है इनका कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर क्रिएट किया। अब देखिए, पोर्ट से तो चाइना तक आ जाएगा, लॉजिस्टिक के थ्रू आएगा, वो आ जाएगा शिप्स के थ्रू, लेकिन इंटरलैंड जैसे कि जो अफ्रीकन जो इनलैंड है वहां से पोर्ट तक कैसे आएगा, उसके लिए चाइना ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। जैसे कि रेलवे लाइंस बनाई केनिया के अंदर, इथोपिया के अंदर इन्होंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए। ये हो गया इनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पॉइंट। पांचवा पॉइंट इन्होंने सबसे बड़ा पॉइंट लिया कि अफ्रीकन कंट्रीज को फाइनेंस और जो डेट का लेवरेज उन्होंने दिया कि पैसे की पकड़ भी तो बनानी है भाई। कोई अपने रिसोर्सेज हमको क्यों देगा कोई देश, जब उसको पैसे का लालच होगा तभी तो देगा। तो इसमें काम आया एग्जिम बैंक ऑफ चाइना। उन्होंने उनको सस्ते लोन्स प्रोवाइड किए उन कंट्रीज को, और ताकि उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बन सके। आखिरी जो पॉइंट था इनका,
जो छठा पॉइंट है, जो इन्होंने किए ओफटेक एग्रीमेंट्स इन्होंने कराए। कैसे किए? लंबे समय का माल बुक करा देना फर्म्स के साथ में। कैसे? माइनिंग प्रोजेक्ट जो थे इनके अफ्रीका के अंदर, उनके साथ में लॉन्ग टर्म सप्लाई डील्स करवाई, जो इनकी डोमेस्टिक फर्म से जो फाइनल प्रोडक्ट्स बना रही है उनके साथ में, ताकि सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब स्टेप्स लेने के बाद चाइना ने अपनी मोनोपोली इस पे क्रिएट कर ली। तो यहाँ पर बात आती है कि उसके लीडर्स का कितना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच था। वो जानते थे कि अब से 25-30 साल बाद क्या होने वाला है, हमको उस पर फोकस अभी से करना होगा। ऐसी कैपेबिलिटीज दूसरे देश के लीडर्स में आपको देखने को भी नहीं मिलती। हम चाहे चाइना की कितनी भी बुराई करें, लेकिन उनके लीडर्स के पास में ये एबिलिटी है और हमेशा से थी। इंडिया में देख लीजिए, पूरे दिन लीडर्स राजनीति करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का ले लीजिए। 3-3 लाख रुपए सैलरी है एमपी एमएलए की, लेकिन कोई काम कुछ भी नहीं करता है। दिन में सिर्फ राजनीति, सिर्फ बातों से लोगों का पेट भरते हैं। एक सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो काम कुछ भी नहीं है। 70 साल से आज भी हम गरीबी का रोना रो रहे हैं। तो बात करते हैं अब चाइना की ही, कि चाइना ने जो जीरो टैरिफ पॉलिसी अफ्रीका को दी, इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा चाइना का। कैसे होगा? अब सुनिए। सबसे पहले चाइना जो एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका को, वो लगभग 280 बिलियन डॉलर्स के आसपास का करता है ईयरली। लेकिन उसमें से भी चाइना ट्रेड सरप्लस में है अफ्रीका के साथ में। अफ्रीका केवल 110-120 बिलियन का ही एक्सपोर्ट कर पाता है चाइना को। तो अब सुनिए, जो चाइना इंपोर्ट करता है अफ्रीका से आज की डेट में, उस पे भी चाइना ने बहुत कम टैरिफ्स रखे हुए हैं, क्योंकि वो ज्यादातर रॉ मटेरियल्स है, इस तरह के ही रॉ मटेरियल्स है। तो अगर चाइना उनको जीरो टैरिफ भी कर देता है तो भी चाइना को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका स्टेटस वही का वही बना रहेगा। लेकिन उनको फायदा कितना होगा वो देखिए। अब देखिए, सस्ता रॉ मटेरियल आएगा, क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ ही नहीं लगा चाइना में। चाइना की फर्म जो है फाइनल प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगी, उनको कॉस्ट कम रहेगी, तो वो उनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव बन जाएंगे, दूसरे देशों को टक्कर देंगे। दूसरे देशों के महंगे प्रोडक्ट रहेंगे, चाइना के सस्ते प्रोडक्ट रहेंगे, तो एक्सपोर्ट किसका बढ़ेगा? चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इससे फायदा किसको बढ़ेगा? चाइना एक्सपोर्टर को। यूएस की पॉलिसीज जो है वो अफ्रीका कंट्रीज को पहले सही थी, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में ये सारी पॉलिसीज खराब हो गई, क्योंकि ट्रंप अपनी ही धुन में रहते हैं। उन्होंने 2017-18 में आते ही सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर इंटरवीन किया। कैसे किया? वहां पर उन लोगों ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का कैंपेन चलाया हुआ था अपनी गवर्नमेंट में। वो चाह रहे थे कि जो व्हाइट पीपल्स हैं उनके पास में वहां पर ज्यादा लैंड थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो काले हैं वहां के ब्लैक अफ्रीकन हैं, उनके अंदर उनको भी हम ये जमीन देंगे जो जो इनके पास में एक्स्ट्रा है। ठहरे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि तुम यार व्हाइट पीपल्स के साथ में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बस वहां से साउथ अफ्रीका और इसके यूएस के रिलेशंस खराब हो गए। बाकी देशों के साथ में भी किसी के ऊपर टैरिफ्स लगाए ट्रंप ने आने के बाद में, किसी के ऊपर वहां पर बैन लगा दिया, किसी कंट्री के ऊपर, चैड के ऊपर तो बैन ही लगा दिया था। अभी इस तरह की पॉलिसीज के बाद में अफ्रीका और यूएसए के बीच में बहुत सारे एड थे, वो भी बंद हो गए। जैसे कि यूएसए एड किया करता था वहां पर। कैसे? यूएस एड करके एक ऑर्गेनाइजेशन था यूएसए का, जो वहां पर एजुकेशन, हेल्थ और बाकी सब डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था, लेकिन ट्रंप ने उसको भी अभी रिसेंटली बंद कर दिया। तो अब वो एड भी नहीं है। तो अफ्रीकन कंट्रीज इससे भी गुस्सा हो गए हैं। और यूएस के जो बहुत सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस भी अफ्रीका में चले करते थे, वो भी सारे बंद कर दिए ट्रंप ने। तो वहां पर अब इनकी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है वो लगभग खत्म सी हो गई। तो इस बात का फायदा उठा रहा है चाइना। अभी बात करते हैं इंडिया की। इंडिया हमारा हमेशा से ही सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में बिलीव करता है। ये वहां पर एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, ब्रिज में, रेलवे लाइंस में, ये सब एग्रीकल्चर में, क्रिटिकल मिनरल्स का अभी रिसेंटली एग्रीमेंट भी साइन किया है इंडिया ने, कि ताकि वहां से लिथियम की, कोबाल्ट की, इनकी सप्लाई को हम इंश्योर कर सके। तो काफी सारे फील्ड में इंडिया काम कर रहा है, लेकिन उस लेवल पर अभी इंडिया की प्रोग्रेस नहीं है अफ्रीका के अंदर, ना ही जड़ें हैं। ब्रिक्स नेशन है, लेकिन वो बात नहीं है जो चाइना ने वहां पर क्रिएट कर चुका है। आप अगर चाइना का डेवलपमेंट देखेंगे अफ्रीका में, तो आज चाइनीज फर्म की वहां पर कोई भी कंट्रीज ऐसा नहीं है जिसमें चाइनीज फर्म की भरमार नहीं है। वहां पर दुनिया भर के प्रोडक्ट्स, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब चाइना क्रिएट कर रहा है वहां पर। इस पॉलिसी के थ्रू चाइना उनको कोई एहसान नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, चाइना ये कर रहा है कि उन लोगों की डिपेंडेंसी अपने ऊपर बढ़ा रहा है। अगर अफ्रीकन कंट्रीज सारे एक्सपोर्ट अब चाइना को करेंगे, तो कल को उनकी अफ्रीका की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ जाएगी, जिससे आने वाले टाइम में चाइना का जो जरूरत है अफ्रीकन कंट्रीज को, वो नेसेसिटी बन जाएगी उनकी, और चाइना फिर इसका फायदा उठाएगा। जैसे कि बीआरआई में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ने पहले किया था, कंट्रीज की डिपेंडेंस अपने ऊपर बनवाई थी, और उसके बाद में उनके जो असेट्स थे उनको एक्वायर करना शुरू कर दिया था। जैसे पाकिस्तान जीता जागता एग्जाम्पल है, गवादार पोर्ट, सीपैक
पाकिस्तान के अंदर को निकला हुआ है, बीआरआई के अंदर। कैसे किया? ऐसे ही तो किया, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी पाकिस्तान की बढ़ाई और फिर उसको बाद में कैप्चर कर लिया। लेकिन ये बात यूएस को समझ में नहीं आई, खासतौर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी समझ नहीं आई। आज की डेट में चाइना अफ्रीका में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और वहाँ के प्रोडक्शन लाइंस पे, वहाँ की सप्लाई चेन्स पे लगभग सभी के ऊपर चाइना का बहुत बड़ा कब्जा है।